दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम 11 का चैप्टर हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये मेनली एनसीईआरटी बुक पर ही बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर है कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन प्लस हाइड्रोजन। और जो ये हाइड्रोकार्बन है इन ये मेनली एनर्जी सोर्स फ्यूल जो है, जो इस ग्लोबल में सबसे ज्यादा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो हाइड्रोकार्बन्स का ही है। अगर मैं कुछ फेमस हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल को डिस्कस करूं या उसके बारे में बताऊं तो वो है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम किचन गैस भी बोलते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, ये अभी रिसेंट एलएनजी भी आ रहा है। दिस इज आल्सो अ फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विडिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। पेट्रोल, डीजल and kerosene oil are obtained by the fractional distillation of petroleum found under the earth crust. Coal gas is obtained by the destructive distillation of coal. All these fuels contain mixture of hydrocarbons which are source of energy. तो आपको हाइड्रोकार्बन्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि इस ग्लोबल पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट के बाद, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए एल्केन, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई हो जाएंगे, और सारे सिग्मा बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाइड होंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एल्केन। एल्केन्स को हम पैराफिन भी बोलते हैं, और ये एल्केन्स लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है एज कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्काइन। ऐसा क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। और मीथेन गैस इसका फर्स्ट मेंबर है, और मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी बोलते हैं क्योंकि मार्शी एरिया में मिलता है। और जो कोल की माइनिंग होती है तो कोल टनल्स जो होती है उनके अंदर भी कोल माइंस जो होती है उनके अंदर भी CH4 रिलीज होती है, और CH4 हाईली इन्फ्लेमेबल है तो वो ये फायर केज भी कर लेती है। तो इसीलिए जो कोल माइंस होती हैं उसमें जब वर्कर वर्क करते हैं तो उनमें सायरन भी लगा हुआ रहता है। अगर CH4 का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो जाता है तो वो सायरन बच जाता है। तो मीथेन इज अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेस। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये वाला मैं अब इस क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा एल्केन्स का, क्योंकि मैंने जो जीओसी फर्स्ट डिस्कस किया था उसके अंदर आइसोमेरिज्म डिटेल में डिस्कस कर रखा है और नोमेनक्लेचर भी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। एल्केन शोज ओनली चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगर ये आपको समझना है या अंडरस्टैंड करना है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म तो मेरे जीओसी पार्ट फर्स्ट के वीडियोस देखो, आप क्लासेस अटेंड करो। मैं इसलिए अब सीधा ही प्रिपरेशन पे आ रहा हूं। तो एल्केन्स की जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर मैं ये बात करूं CH2, यहां भी कॉमन ले लेता हूं मैं, R ले लेता हूं मैं, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, R C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एल्काइन है और इस एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करूंगा तो हम हाइड्रोजिनेशन में यूज करते हैं H2 गैस। क्या यूज करते हैं? H2 गैस। और इसके लिए हम यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट यूज करते हैं फाइन पाउडर। फाइन पाउडर किसका? फाइन पाउडर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम का। और रेने निकल भी यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है डाइहाइड्रोजन गैस एड टू एल्कीन्स और एल्काइंस
in the presence of finely divided catalyst like platinum, palladium और निकल to form alkanes। तो हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम का जो फाइन पाउडर है उसकी प्रेजेंस में जब, अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्रॉस क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, तो ये हमारा अलग से कैटालिसिस वाला टॉपिक है जो 12th में आएगा सरफेस केमिस्ट्री में। वहां हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कुछ कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और लेकिन कुछ चैप्टर हाइड्रोकार्बन में कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आएंगे जो 12th से रिलेटेड हैं, तो उन कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस करने से इन प्रेजेंट क्लास में अवॉइड करूंगा, क्योंकि नहीं तो हम हमारे ट्रैक से ही अलग हो जाएंगे, हम अपने जो टॉपिक है उसे भटक जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे तो और ज्यादा अनकंफर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी केवल आप याद रखो कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फाइन पाउडर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन करते हैं, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साबत्य-सेंडरेंसे रिएक्शन। साबत्य-सेंडरेंसे रिएक्शन, क्योंकि साबत्य-सेंडरेंसे ने इस रिएक्शन को सबसे पहले इनोवेट किया था, या यूं बोलूं कि इसको अकम्प्लीट किया था, बनाया था इसी ने। तो बहुत सारी रिएक्शंस के जो नेम होते हैं वो उन साइंटिस्ट के नेम पे ले लिए जाते हैं, दिए जाते हैं जिन साइंटिस्ट ने उन रिएक्शंस पर रिसर्च कर रखा है। अब यहां पर क्या होता है, एल्काइन के अंदर हमने क्या किया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, और एल्काइन में जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दोनों पाई बॉन्ड है, और एडिशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारा कार्बन कार्बन के बीच का, ठीक है। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी एक कम हो गई, 4 से 3 हो गई, और इसकी भी 4 से 3 हो गई। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हुआ, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ। और फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड और भी है, तो जब हम इसको और आगे रिएक्ट करवाएंगे तो ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें, और अब यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से यहाँ 2 नए सिग्मा बन जाएंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड हटाया, ये हटाया, तो अब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ गया। और अगर हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, रिएक्शन हमने H2 से करवाया है, तो एक H एटम यहाँ आ जाएगा, एक H एटम यहाँ आ जाएगा, RCH2CH3, RCH2CH3 बन गया। तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम फाइन पाउडर की प्रेजेंस में एल्काइंस का जो हाइड्रोजनेशन है, इस हाइड्रोजनेशन से, ठीक है, H2 निकल एसिड और प्लस हीट कर रखा है, तो पहले तो एल्कीन बन जाएगा, और फिर एल्कीन का और फर्दर हाइड्रोजनेशन होगा, तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब R की वैल्यू H है तो इथाइन और इथीन से इथेन बन जाएगा, R की वैल्यू CH3 है तो प्रोपाइन से प्रोपीन और प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पर भी होती है, और बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन में क्या है, बेंजीन में C6H5 है। तो हम अगर ये बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में ये अल्टरनेट, वैसे तो ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड है, तो बेंजीन का भी हाइड्रोजनेशन हो जाता है। और यहां पर क्या है, ये CH है, ये CH है, ये CH है बेटा, ये सब CH है, दिस इज CH। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 हैं, तो हमारे को चाहिए 3H2। 3H2 निकल पाउडर हीट करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये भी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन बन गया। यानी क्या हुआ ये इस रिएक्शन में साइक्लोहेक्सेन कैसे बन गया, तो ये पाई बॉन्ड हटाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ,
ठीक है, इसी तरह से ये भी पाई बॉन्ड हट जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, तो 1 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, ये ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़, साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इस तरह से हम साबत्य सेंडरन से रिएक्शन मतलब हाइड्रोजिनेशन से हम क्या बना लेते हैं, हम एल्केन बना लेते हैं। ठीक है, और हम इस एल्काइन से रिएक्शन को एल्कीन पे भी रोक सकते हैं, ये मैं एल्कीन में डिस्कस करूंगा, हम कुछ कैटालिटिक पॉइजन्स जैसे लिंडलार कैटलिस्ट और ये यूज करके, लेकिन वो अभी प्रेजेंट टॉपिक नहीं है, वो एल्कीन में आएगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है वो हम एल्कीन में डिस्कस करेंगे। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने एल्केन बनाया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब हम एल्केन बना रहे एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया RX। RX का मतलब क्या हो गया, जैसे RCl हो गया, RBr हो गया, RI हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर एल्काइल फ्लोराइड हम नहीं लेते हैं। एल्काइल फ्लोराइड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है, जैसे CH3Cl है, तो CH3Cl में क्या होता है, CH3Cl के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है। CH3Cl में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यानी एल्काइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा, और एल्काइल फ्लोराइड्स में क्या होगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है। तो ये एल्काइल फ्लोराइड हो गया, CH3F हो गया, फ्लोरोएल्केन हो गया, फ्लोरोमीथेन हो गया। तो यहां पर क्या होता है, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अल्टीमेटली किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अल्टीमेटली किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता ये है कि ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। अभी आपने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रीवियस रिएक्शन में जो मैं हाइड्रोजनेशन में बताया, तो हमने क्या देखा था, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी ये तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इधर से H और H एटम के बीच में बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, यानी कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और फिर जिन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, और उन दोनों कार्बन पे न्यू सिग्मा बॉन्ड बने। तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर ओल्ड बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो वो ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं यूज करते हैं, तो हमारा सीधा आंसर होगा कि एल्काइल फ्लोराइड में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो हम अब CH3Cl का H2 से जब रिएक्शन करते हैं, जिंक और H+ यानी जिंक और H+ आयन के प्रेजेंस में, यानी जिंक या कैटलिस्ट है, ठीक है ना, जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ डाइल्यूट HCl लिख दूं, तो इसकी प्रेजेंस में H2 और ये, तो ये CH4 और HCl बनता है, CH4 और HCl बन जाता है। देखो कैसे होती है रिएक्शन बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, CH3Cl है, HH है, और Zn जिंक प्लस डाइल्यूट HCl है, तो लेते हम जिंक प्लस डाइल्यूट HCl है। तो अब इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और H और Cl के बीच में न्यू बॉन्ड बन गए, और CH3 और H के बीच में CH4 प्लस HCl बना। अब हम H2 नहीं लेते हैं। बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर हमने जो ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप रिएक्शन की ये है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बन जाता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये आपस में रिएक्शन कर गए, तो ये दोनों जिंक और Cl, एक जिंक और 2 क्लोरीन एटम, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है, तो ZnCl2 बन जाता है, और ये 2H H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो H2 है, ये एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बना देगा, RH प्लस HI। R की वैल्यू CH3 है तो मीथेन बन जाएगा, R की वैल्यू C2H5 है तो इथेन बन जाएगा। अब ये R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और हैलाइड एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड तीनों ही ले सकते हैं हम, और इसमें से है ना एल्काइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे
तो एल्काइल फ्लोराइड से मोर रिएक्टिव होते हैं एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड से मोर रिएक्टिव होते हैं एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव होते हैं एल्काइल आयोडाइड। ये हमेशा ध्यान रखो। अगर मैं बात करूं, अब देखो ये जो कंसेप्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इन कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो फ्लोरीन का साइज ये है, क्लोरीन का ये है, ब्रोमीन का ये है, आयोडीन का ये। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमको मालूम है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, कार्बन का साइज फिक्स है। तो अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, CBr बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, CI बॉन्ड है। कार्बन का साइज फिक्स है, कार्बन का साइज फिक्स है, ठीक है। अब यहां पर ये जो रेड वाला है ये हेलोजन है, तो ये फ्लोरीन का साइज है, ये क्लोरीन का साइज है, ये ब्रोमीन का साइज है और ये आयोडीन का साइज है। तो ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। अब ये ब्लू डॉट ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ हुई, और ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ हुई ब्लू वाली, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ हुई। यहां पर ये और ये, तो देखो तो कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के हुआ ये बेटा कि हम जब लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? क्योंकि साइज ऑफ X एटम इंक्रीज, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, यानी कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो वीक होगा। क्योंकि देखो एक तो आयोडीन का साइज ही इतना बड़ा है, भारी चीज है ये तो, और किसी भी हैवी चीज को कोई एलिमेंट संभाल मुश्किल से पाएगा। आप भी हल्की फुल्की चीज को आराम से अपने साथ अटैच कर सकते हैं, हैवी चीज को उठा के ले जाओगे तो आपके हाथ से गिरनी है वो, ठीक है। तो यहां पर भी कार्बन के साथ जब हैवी एटम, बड़ी साइज का एटम, साइज आयोडीन एटम का साइज बड़ा है तो एटॉमिक मास भी तो बड़ा है, मास नंबर भी तो बहुत ज्यादा है, हैवी हो गया ना। तो हमेशा ध्यान रखना जो लार्ज साइज के एटम्स होते हैं जैसे आयोडीन, ठीक है, तो ये किसी भी एलिमेंट के साथ वीक बॉन्ड बनाएंगे। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो हमेशा आयोडीन किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो उससे बनने वाला बॉन्ड उसका वीक ही होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसका मास कम है, तो किसी भी एटम से जब वो कंबाइन करेगा तो उसके साथ बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की नीड होगी। इसीलिए हमेशा फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड लेस रिएक्टिव होंगे, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हार्डली ब्रेक होगा, यानी फ्लोरीन हार्डली लीव करेगा इस कार्बन को, जबकि आयोडीन इजीली लीव करेगा इस कार्बन को। तो आयोडीन इजीली लीव कर जाएगा, तो हम बोलते हैं आई इज द गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन इज द पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, और हमेशा ध्यान रखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोराइड क्यों रिएक्ट नहीं करता है, तो हम लिख देंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव क्यों है, तो भी अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। और एनीवे, तो ये तो था हमने एल्काइल हैलाइड के साथ, और ये रिडक्शन हुआ क्योंकि इसमें CS आपने क्या देखा, CH3Cl था, CH3Cl किस में कन्वर्ट हुआ, CH4 में, यानी Cl हटा और उसकी जगह हाइड्रोजन आया। तो ये एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हुआ एल्केन में। तो इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिड्यूस इनटू एल्केन। अब आता है वुड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में आपके आती है। तो ये जो है ये भी एल्काइल हैलाइड से ही बनती है बेटा। तो इसमें क्या होता है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन को। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब यहाँ पे भी फ्लोरीन नहीं लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता ही है।
एल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम है। तो एल्काइल हैलाइड सोडियम, एल्काइल हैलाइड, और फिर R और 2NaX, 2NaCl, 2NaBr, 2NaI, फिर फ्लोराइड नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। अब ये रिएक्शन विद मेटल है एल्काइल हैलाइड की सोडियम से, और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, अब मैं क्लियर कर रहा हूं, देखो किसी भी रिएक्शन में जनरली 3 चीजें होती है, किसी भी रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट रिएक्टेंट, सेकंड पार्ट रिएजेंट, जैसे यहां RX एल्काइल हैलाइड को आप रिएक्टेंट ले लो, सोडियम रिएजेंट हो गया। अब रिएजेंट या सोडियम है, लेकिन रिएजेंट का कंसेप्ट और आगे अच्छे से क्लियर करूंगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो थर्ड पार्ट होता है उसका सॉल्वेंट। कोई भी रिएक्शन में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, या 2 पार्ट बोल दूंगा, एक बार में 2 पार्ट बोल देता हूं कि किसी भी रिएक्शन में 2 पार्ट है, रिएक्टेंट और सॉल्वेंट। अब रिएक्टेंट वापस 2 तरह, रिएक्टेंट में फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक तो खुद जो मेन सबस्ट्रेट होता है जैसे एल्काइल हैलाइड, और फिर जो उससे रिएक्ट करने आ रहा है सोडियम। तो यहां पर देखो एल्काइल हैलाइड एक पार्ट हुआ, सोडियम दूसरा पार्ट हुआ, तो ये तो हुए रिएक्टेंट के पार्ट। फिर उसके बाद ये इसको रिएक्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट रिएजेंट प्लस सॉल्वेंट। रिएक्टेंट और रिएजेंट तो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट को सब्सट्रेट भी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। जैसे यहां एल्काइल हैलाइड और सोडियम है, एल्काइल हैलाइड सब्सट्रेट हो गया और सोडियम हो गया रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। और ये धीरे धीरे, अगर ये पॉइंट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है तो अवॉइड करो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन तो अब स्टार्ट की है अपन ने, 11th के स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी आप 3, 4, 5 क्लास जैसे ही आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंफर्ट फील करोगे, आपको अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, रिएजेंट का रोल क्या होता है, रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट करता है। ये सारे पॉइंट धीरे धीरे अभी आने वाले 3, 4, 5 क्लास के अंदर वेल क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, जिसमें पेशेंस है वो आगे बढ़ा है। तो देखो यहां पर हम ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? इनको देख के, ये जो रिएक्टेंट है इनको देख के। अब हम है ना यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि हम मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं जब सबसे बेस्ट सॉल्वेंट वाटर अवेलेबल है तो ईथर क्यों लिया इतना महंगा? इसलिए लिया बेटा क्योंकि सोडियम, हम एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं कि अगर सोडियम को वाटर में डाला, ठीक है, तो वो तो सोडियम एक्सप्लोजिव कर जाएगा, सोडियम और वाटर आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। सॉल्वेंट ऐसा लेना है जो रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करे, उसको मीडियम प्रोवाइड करे। तो ये तो सोडियम और वाटर ही आपस में रिएक्शन करेंगे और एक्सप्लोजिव हो जाएगा, इसीलिए हम ईथर लेंगे। अब ईथर के साथ भी ड्राई लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर ईथर में थोड़ी सी भी मॉइस्ट होगी तो वो सोडियम उस मॉइस्ट से रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं, वापस सुन लो, एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, ठीक है, गिव हायर एल्केन्स। देखो हायर एल्केन्स हो गया ना, RR2 जुड़ गए। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लूं, मैंने लिया CH3Cl ट्वाइस सोडियम, तो अगर मैं मिथाइल क्लोराइड लूंगा, तो जब मैं मिथाइल क्लोराइड लूंगा तो मेरे को इथेन मिलेगा और 2NaCl, ठीक है। और अगर मैं CH3CH2Cl लिया, मैंने इथाइल क्लोराइड लिया, तो यहां इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ड्राई ईथर में रिएक्ट करेंगे और ब्यूटेन बना देंगे। क्या बना देंगे? ब्यूटेन बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने प्रोपाइल क्लोराइड लिया,
प्रोपाइल क्लोराइड लिया तो हेक्सेन बन जाएगा। आप देखो ऑड नंबर नहीं बन रहे हैं, ऑड नंबर नहीं बन रहे हैं, इवन नंबर ही बन रहे हैं। अब मैं ये ले लूंगा तो मेरे पास हेक्सेन बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो मेरे पास ये हेक्सेन बना, ये ब्यूटेन बना, ये इथेन बना। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर कार्बन 2 4 6 वाले ही बन रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ NaCl निकल जाएगा, Br होगा तो NaBr निकल जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। और देखो हायर एल्केन ही बन रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट एल्केन जो रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड जो है, जैसे यहाँ रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट इथेन है जिसमें 2 कार्बन है, या रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट ब्यूटेन है 4 कार्बन वाली, या रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन है, प्रोडक्ट हेक्सेन है 6 कार्बन वाला, तो हायर बन गया। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन, इससे अपन इवन नंबर मतलब सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाते हैं। इवन नंबर एल्केन्स को सिमेट्रिकल एल्केन्स कहते हैं, और ऑड नंबर एल्केन प्रोपेन पेंटेन को हम अनसिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं। तो नंबर 1 ये इवन नंबर एल्केन्स बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नंबर 1। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन सोडियम से हो रहा है, तो मॉइस्ट और वाटर जो होता है वो सोडियम से रिएक्ट करता है, तो इसको सोडियम रिएक्ट न करे सॉल्वेंट से, तो इसके लिए ड्राई ईथर होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा इसमें एक पॉइंट और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर इसका अगर फॉर्मूला लूं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा C3H7Cl और प्रोडक्ट क्या बन गया C6H14। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट के अंदर डबल 6 कार्बन हो जाएंगे, तो C3H7 तो इसका डबल कर दो, कुल मिला के ये एल्काइल हैलाइड डबल हो गया ना। ये C3H7 है तो प्रोडक्ट बनेगा C6H14। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास आपको समझ में आ गया, जो एल्काइल ग्रुप है उसका डबल कर दो, एल्काइल ग्रुप का डबल कर दो, दिख ही रहा है एल्काइल ग्रुप का डबल हो गया। ठीक है ना, तो जैसे मेरे पास इथाइल था तो C2H5Cl प्लस 2 सोडियम C2H5Cl। ठीक है, तो अब ये 2 NaCl निकल गया और क्या बन जाएगा C2H5 मतलब ब्यूटेन बन गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा C4H10, तो इसका डबल कर दो आप। ठीक है, C4H10। और जरूरी नहीं इसमें ब्रांच एल्केन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखो CH3Br है, 2 सोडियम ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, एक तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका राइट द वुड्स रिएक्शन, दूसरा आपको आ जाएगा हाउ टू प्रिपेयर। जैसे अब इसका नेम है 2-ब्रोमोप्रोपेन, और अगर मैंने कॉमन नेमिंग भी पढ़ा रखी है तो इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब इससे क्या बन जाएगा, अब इससे प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये बन जाएगा 2NaBr। वो अंडरस्टूड है, अगर मैं नहीं भी लिखूं तो वो आप मत बोलना भूल गया, वो तो मेरे को भी मेन इस पे फोकस करना है। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन, बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। ठीक है, या यूं आ जाएगा हाउ टू कन्वर्ट 2-ब्रोमोप्रोपेन इनटू
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये क्वेश्चन इजी है अगर आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉपर है और ऑर्डिनिंग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे प्रॉपर कमांड है। अब आपको रिएक्शन समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, जो आपको जैसे आ गया 2,3, अब सपोज करो आपको आ गया हाउ टू प्रिपेयर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो? सीधा ये फॉर्मूला लिख दो। सीधा ये फॉर्मूला लिख के और बिल्कुल बीच में से आधे टुकड़े कर दो। क्यों? क्योंकि 50% पोर्शन एल्काइल का 50% लेफ्ट होगा, 50% राइट होगा, तो बिल्कुल जो सेंटर है वहां से इसको तोड़ दो। वहां से इसको तोड़कर इसके दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। और सेकंड और थर्ड कार्बन जो बना है, अब तो सेकंड थर्ड कार्बन नहीं रहेगा, यहां पर ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, या सोडियम, फिर यहां पर सेकंड वाले कार्बन पे ब्रोमीन या क्लोरीन लगा दिया और ये कर दिया, और एरो पे लगा दिया ट्वाइस सोडियम और ड्राई ईथर लिख दिया, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन पूछ लेंगे, और या फिर बोल देंगे कि हाउ टू कन्वर्ट, कोई ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल दे देंगे, और या फिर प्रोडक्ट का नाम दे देंगे कि ये प्रोडक्ट बनाना है वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। तो आप क्या करना, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के बीच में से दो पोर्शन कर देना। ये देखो, ये दो, ये हटा दिया, अब इसके साथ भी दिया एक्स लगा दिया, इसके साथ भी एक्स लगा दिया, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम इवन नंबर बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये दोनों सेम एल्काइल हैलाइड नहीं लेके डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे CH3Cl ले लिया और 2Na Cl CH2CH3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब होगा क्या, होगा ये इस रिएक्शन के अंदर कि अगर रिएक्शन में जब होगा तो अपन कर रहे हैं 2NaCl निकल गया, इसका मतलब रिएक्शन में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो CH3 रेडिकल बना है, CH2 रेडिकल बना है। अब इसमें क्या दो मैकेनिज्म प्रपोज है, फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म, जो मैंने अलग से मैं बाद वाली जब रिएक्शन मैकेनिज्म वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। मैं वो अलग सेपरेट पोर्शन है मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म में। अभी मैंने क्या कहा, मैं खाली एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्डिनरी का 11-12 डिस्कस कर रहा हूं, सॉरी 11 की एनसीईआरटी में जो मैटर है उसी को ही डिस्कस कर रहा हूं इन क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा डिटेल लिया हुआ है एनसीईआरटी से, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। मिथाइल, तो यहाँ ये मिथाइल रेडिकल बन गया, इथाइल रेडिकल बन गया। तो अब ये जब 2NaCl निकल गया तो मिथाइल बन गया और बहुत सारे इथाइल बन गए, सीधी बोलो। अब मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल बन गए, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये एक मॉलिक्यूल लिया और ये भी एक मॉलिक्यूल लिया? एक एक मॉलिक्यूल लेके तो हम कभी रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं, एक मॉलिक्यूल तो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। तो हमने ये 1 मोल लिया, जब हमने अगर ये 1 मोल ले रखा है, ये 1 मोल ले रखा है, सपोज करो, तो 1 मोल का मतलब से 6.022 into 10⁻23 है, 6.022 into 10⁻23 है। तो कोई ये मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल को 2, 5, 10 थोड़ी है, ये भी मिलियंस है, मिलियंस है, ये भी मिलियंस है। अब क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे मिथाइल रेडिकल होंगे जो सिस्टम में बनेंगे, रिएक्शन सिस्टम में बनेंगे, ऐसे बहुत सारे इथाइल रेडिकल होंगे जो सिस्टम में बनेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में बनेंगे। अब रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, अब रिएक्शन में होगा ये कि बहुत सारे मिथाइल, बहुत सारे इथाइल हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में ये अब कंबाइन करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, पता चला ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, बन गया बॉन्ड, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ये वाला मिथाइल और ये वाला इथाइल आमने सामने आ गए, कोलिजन हुई, बन गया बॉन्ड। ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, बन गया बॉन्ड। ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, बन गए बॉन्ड, ठीक है। और कोई दूसरा कोई उधर ये सपोज करो ये दोनों कंबाइन कर गए, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहां पर ब्यूटेन भी बना, इथेन भी बना, प्रोपेन भी बना। तो बहुत सारे इथेन मॉलिक्यूल, बहुत सारे इथेन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बहुत सारे ब्यूटेन बन जाएंगे, बहुत सारे प्रोपेन बन जाएंगे। यानी ये कार्बन मिल लो कितने हैं, 1 2 3, तो एक हायर मेंबर, एक लोअर मेंबर, एक हायर मेंबर और एक लोअर मेंबर बन जाएगा। एक तो हायर मेंबर बन जाएगा यानी CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा,
यानी 1 2 3 कार्बन है तो एक 4 कार्बन वाला, एक सेम कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला और एक लोअर मेंबर बन जाएगा। तो इनका मिक्सचर मिलेगा हमारे पास। यानी मैंने इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड लिया मैंने, तो उस केस में हमारे पास ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिक्सचर मिलेगा, न कि कोई प्योर एल्केन मिलेगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि दिस इज नॉट गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर एल्केन्स, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल रही है, लेकिन इवन में प्योर फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है, आर और आर डैश है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो मिक्सचर मिलेगा वो 3 मिलेंगे। एक तो मिलेगा आर आर डैश, आर आर और आर डैश आर डैश, इस तरह से मिल जाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर क्यों नहीं बना सकते, तो ये रीजन लिखना है। अब आता है फ्रॉम कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के साथ कैसे बनाएंगे, तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स क्या है, तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है बेटा RCOOH, ठीक है। तो हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल से CO2 निकल गया। तो जैसे अगर मैं यहां से CO2 हटा दूं उसको, तो ये RH बन जाएगा। अगर ये CH3 है तो ये CH4 बन जाएगा। अगर R की वैल्यू CH3 CH2 है तो ये इथेन बन जाएगा। यानी एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो इस ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पर एक कार्बन कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग रिएक्शन। उसको हम डिसेंडिंग रिएक्शन कहेंगे या फिर स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। स्टेप डाउन रिएक्शन ऐसी होती है, डिसेंडिंग रिएक्शन वो होती है जिनमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट जो होता है उसमें 1 कार्बन एटम लेस होता है देन द रिएक्टेंट। उस केस में हम रिएक्शन को डिसेंडिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये CO2 अपने आप तो एलिमिनेट होगा नहीं, इसमें रिएजेंट लेते हैं। तो जो रिएजेंट लेते हैं उस रिएजेंट को हम सोडा लाइम कहते हैं बेटा। उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इट इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो सबसे पहले हम अब इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम इस कार्बोऑक्सिलिक एसिड को, जो भी हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, तो हमने जैसे ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, तो उस कार्बोऑक्सिलिक एसिड को पहले NaOH से रिएक्ट कराकर हम उसको RCOONA में कन्वर्ट कर देते हैं। RCOONA में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर निकल गया। यानी ये सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ। इसमें एसिड है ये RCOO माइनस और H प्लस, Na प्लस और OH माइनस, ये आपस में रिएक्ट करके ये वाटर बन गया। और दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, फिर जो ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ हीट होता है। सोडा लाइम के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट होता है। यानी सोडा लाइम क्या, NaOH प्लस। तो अब इस केस के अंदर ये NaOH इससे इस तरह से रिएक्ट करता है और RH बनता है प्लस सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड में NaOH डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर RCOOH के अंदर NaOH डालते हैं तो ये बनता है और वाटर बनता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए लेना पड़ता है ताकि ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर जितनी भी मॉइस्ट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब जो कार्बन रिलीज हुआ या ये ग्रुप जो रिलीज हुआ वो एज ए कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम सोडा लाइम के साथ कार्बोऑक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो उसका जो CO2 है वो किस फॉर्म में निकलता है, तो हमारा आंसर होगा वो कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है। इस मॉलिक्यूल को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और Na2CO3 तो सोडियम
और CO3 -2 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम CO2 इलिमिनेट एज, तो हम लिखेंगे किस फॉर्म में निकलता है, वो कार्बोनेट फॉर्म में निकल जाता है। अब यहां पर जैसे मैंने 2 कार्बन का लिया, ध्यान से देखो बेटा, यहां मैंने जैसे क्या ले लिया, 2CH3COO Na ले लिया, ठीक, NaOH CaO, तो क्या हो जाएगा, ये निकल गया, और CH4 प्लस Na2CO3 बन गया। तो इसमें कितने कार्बन है, इस रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। अगर मैंने इसकी जगह सोडियम प्रोपेनोइड ले लिया, सोडियम प्रोपेनोइड ले लिया, तो इथेन बन जाएगा बेटा, इथेन बन जाएगा। तो इसमें 3 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। तो ये डिसेंडिंग रिएक्शन हुई बेटा, ये रिएक्शन डिसेंडिंग रिएक्शन हुई। इसमें एक कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए तो एक कार्बन कम हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो सीधा ही आ जाता है कि हाउ टू ऑब्टेन एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, या डीकार्बोक्सिलेशन मेथड क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इस तरह के क्वेश्चन काफी फेमस है कि व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनोइक एसिड, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनोइक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम। तो ये रिएक्शन लिख रखा है CH3C, पहले CH3CH2COOH को NaOH से रिएक्शन करा के और CH3CH2COO Na में कन्वर्ट कर देंगे, फिर CH3CH2COO को NaOH और CO से रिएक्शन करके इथेन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये रिएक्शन, अगर मैंने ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड से लिया तो ये बेंजीन है बेटा, ठीक, और ये बेंजीन है और ये बेंजोइक एसिड हो गया। इस बेंजोइक एसिड को इससे रिएक्ट कर लें अपन तो ये सोडियम बेंजोइट हो गया। अब सोडियम बेंजोइट को NaOH और CO के साथ सोडा लाइम के साथ हीट कर लेंगे, इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर लेंगे तो बन जाएगा बेंजीन, तो बन जाएगा बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो बेंजोइक, हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजोइक एसिड लेकर, ठीक, बेंजोइक एसिड लेकर NaOH से रिएक्शन करवाया, NaOH से रिएक्शन करवा के सोडा लाइम से रिएक्ट कर। स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ये आते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। अब बच्चे बोलते हैं सर कन्वर्जन नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं बेटा कन्वर्जन आपसे तभी नहीं होते जब आपका रिएक्शन पे कमांड नहीं है। सिंपल है, अभी तो बड़ा इजी लग रहा है कि बेंजोइक एसिड को मैं NaOH डालूंगा, सोडियम बेंजोइट बनेगा, सोडा लाइम के साथ हीट करूंगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इससे बना सकते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेके, यानी बेंजोइक एसिड लेके। कुल मिला के ये रिएक्शन में COOH ग्रुप की रिएक्शन है ये, और COOH ग्रुप में डिसेंडिंग हो रहा है और लोअर एल्केन्स बन रही है, डिसेंडिंग रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी ये भी रिएक्शन जो है, इट इज रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी किसकी होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं जैसे हमने। तो इनमें भी क्या होता है, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से या KOH से रिएक्शन करके कोरोस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बना लेते हैं। अब जब ये कार्बोक्सिलेट बना देता है तो फिर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब मैं ये क्लियर कर दूं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का NCERT में मैकेनिज्म लिखा हुआ है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, 12th के सारे वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है एक्चुअली, वो पूरा डिटेल डिस्कशन हमारा 12th के सिलेबस में है, 12th का जो 3rd चैप्टर है वहां पर है, ठीक है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, और इसका मैकेनिज्म मैंने 12th के क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और अभी आपसे कोई पूछेगा भी नहीं
क्योंकि टीचर भी समझता है कि ये पूरा 12 का कंसेप्ट है, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, फिर रेडिकल बन रहे हैं, फिर फ्री रेडिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये सब चीजें अभी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस प्रेजेंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करो, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। तो हम जब सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल के और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो आप ये याद रख लो, ये NaOH, ये दोनों NaOH इस तरह से बन जाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों HH कंबाइन करके H2 बना देते हैं, ये NaOH और NaOH, और साथ में ये और ये CO2 गैस रिलीज हो जाती है, और ये भी CO2 गैस रिलीज हो जाती है, और ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ऐसा, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो अब इसमें भी दो एल्काइल ग्रुप फ्री हुआ, जैसे वुड्स रिएक्शन में कैसे होता है वैसे ही ये भी फ्री R रेडिकल, ये दोनों R रेडिकल बन गए, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, दोनों ये CO2 निकल जाएंगे, ये दोनों NaOH निकल जाएंगे, और ये H2 गैस निकल जाएगी। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो ये तो हमको एनोड पे मिलते हैं और ये कैथोड पे मिलते हैं, ठीक है, एनोड पे मिलते हैं और कैथोड पे मिलते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किस क्लास में किया हुआ है 12 का, नहीं तो वो पार्ट बता देता मैं। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ना तो मैं देख के आऊंगा तो बता दूंगा कि मैंने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म डिस्कस कहाँ कर रखा है, तो आप वो पार्ट खोल के देख सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अब ये R की वैल्यू CH3 है तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। R के दो डिफरेंट हैं तो यहाँ पे भी फिर तीन तरह के, जैसे वुड्स में क्या होता है, वुड्स इसमें भी दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो R और R, और अगर डिफरेंट होंगे तो वापस वही वाली बात हो गई, अगर एक R है और एक R डैश है तो यहाँ पर फिर तीन तरह के मिल जाएंगे, यानी R डैश, ठीक, प्लस R प्लस R डैश, ठीक है। वो अब मैं डिस्कस कर चुका हूं वुड्स रिएक्शन में, तो आप समझ गए 3 डिफरेंट एल्केन्स का मिक्सचर मिलेगा। और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम एल्कीन और एल्काइन भी बना सकते हैं। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस केवल एल्केन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम एल्कीन और एल्काइन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, अब यहां तो मैं R की वैल्यू कुछ भी ले लूंगा उस हिसाब से बन जाएगा, लेकिन अगर मैं एल्कीन, ये ध्यान देना, एल्कीन बनाना है तो मैंने ये लिया, इस मॉलिक्यूल को हम सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेनिक एसिड, दिस इज द सक्सेनिक एसिड। अब मैंने इसका NaOH से रिएक्शन करा दिया तो दो NaOH से रिएक्शन होगा, यहां पर ये NaOH और ये NaOH, जब NaOH से रिएक्शन होगा तो CH2COONA CH2 सोडियम सक्सीनेट बन गया, प्लस 2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम सक्सेनिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका IUPAC नेम बोलूं तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो मैंने यहां सक्सेनिक एसिड ले लिया और सक्सेनिक एसिड का सॉल्ट ले लिया सोडियम सक्सीनेट। अब सोडियम सक्सीनेट ले लूंगा तो सब कुछ ऐसा ही होना है। अब क्या हो गया, ये CH2 ये CH2, ये ऑलरेडी ये बॉन्ड तो है ही, ये थोड़ी ब्रेक हुआ, और उल्टा क्या हुआ, इसके जाने से यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस कार्बन के साथ चला गया और CO2 निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया CO2 निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री हो गया एक पे, तभी ये दोनों बन जाएंगे और हमारे पास ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। तो ये इथीन बन गया, तो ये इथीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। और अगर मैंने यहां पर कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसपे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है, तो अब ये हो गया, तो अब वो उस हिसाब से यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक R आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब इस R की वैल्यू CH3 है तो CH3, R की वैल्यू CH3 है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन जाएगा,
R की वैल्यू C2H5 है तो ब्यूट 1ene बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहां पर भी एक R लगा हुआ है तो वो R यहां पर भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अब वो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एल्काइंस की बात करूं तो ध्यान देना, अगर मैं एल्काइंस की बात करूं तो मैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लूंगा। अगर मैं एल्काइंस की बात करूं तो मैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लूंगा। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये देखो, ये इसका नाम है मेलेइक एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड मेलेइक एसिड। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी को ही नियर बाय पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी में ये एग्जांपल नहीं है जो है, लेकिन है तो वैसे ही कंसेप्ट, तो मैंने कहा बता दूं आपको। अब मैं इसकी जगह, अब मैं इसका मेलेइक एसिड का NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों हाइड्रोजन हट के सोडियम आ जाएगा। अब मैं इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालकर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, NaOH H2, और उसी तरह से ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहां ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये आ गया, ये आ गया। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन या थर्ड बॉन्ड बना लेगा, दो तो है ही, तो ये इथाइन बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास एनोड पर निकल के आती है, ठीक, और 2NaOH प्लस H2 गैस। तो इस तरह से यहां पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से, इसी तरह से अगर मैं बेंजोइक एसिड ले लूं तो देखो क्या बनेगा। बेंजोइक एसिड, ये COON है, COOH। अब COOH का मैंने रिएक्शन कराया NaOH से, तो सोडियम बेंजोइड बन गया। तो ऐसे दो सोडियम बेंजोइड बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे दो सोडियम बेंजोइड बना दिए मैंने। अब यहां पर ये सोडियम बेंजोइड और एक और सोडियम बेंजोइड आ जाएगा, और यहां पर वाटर NaOH H2, ये NaOH निकल जाएगा, ये H2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, तो ये दोनों CO2 निकल गए। अब क्या हुआ, अब आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों एरोमेटिक रिंग फ्री हो गई, तो ये यहां पर ये वाला रिंग और ये वाला रिंग आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि अब यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया और यहां पर ये वाली रिंग, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये CO2 अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो वो तो वापस वही बन जाएगा 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। इस कंपाउंड को बाइफिनाइल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हाउ टू प्रिपेयर बाइफिनाइल फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम मैं डिस्कस करूंगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।